लोकसभा चुनाव के चलते सभी सियासी दल चुनावी मोड में आ गए हैं। उत्तराखंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में भी पहाड़ की ठंडी हवा चढ़ते राजनीतिक पारे पर असर नहीं डाल पा रही है। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, देवभूमि उत्तराखंड की योग और आध्यात्म की नगरी हरिद्वार इतिहास से वर्तमान तक अपना विशेष स्थान रखती है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष में कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में आकर श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। राजनीतिक तौर पर भी हरिद्वार का उत्तराखंड की राजनीति में विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार शहर गंगा किनारे बसा है। हरिद्वार आध्यात्मिक तौर पर महत्वपूर्ण जिला है। योग नगरी के तौर पर हरिद्वार की बड़ी पहचान है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है। हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में हर वर्ष गंगा स्नान और पूजन करने करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार की सियासत की बात की जाए तो लोकसभा सीट के तौर पर हरिद्वार बेहद हॉट माना जाता है। ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से सांसद रहे हैं, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से वर्तमान में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हरिद्वार लोकसभा में 14 विधानसभा सीट आती हैं। ऐसे में यहाँ पर इस बार चुनाव की लड़ाई बेहद कठिन नजर आ रही है। भाजपा ने हरिद्वार में जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने ताल ठोक दी है। 2019 में हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक ने 6,65,674 मतों के साथ जीत हासिल की थी। कांग्रेस के अमरीश कुमार 4,06,945 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बसपा से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी 1,73,000 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। ये सीट उत्तराखंड की राजनीति के लहजे से कितनी हॉट है और ऐसे में इस सीट से मतदाता क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और किस आधार पर वो वोट करने वाले हैं, इन तमाम बातों को समझने के लिए क्या बोले भारत से आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार, जहां पर जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों पर बात करेंगे और उन मुद्दों की पड़ताल करेंगे जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर सीधा असर डालते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आइए जनता के बीच चलते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं। पहले आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे क्योंकि कुछ ही देर बाद यहां गंगा आरती की शुरुआत होने वाली और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं गंगा आरती का। और सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार में ये नज़ारा रोजाना का होता है। आस्था की डुबकी यहां पर रोजाना लगाई जाती है, लेकिन फिलहाल हम चुनावी यात्रा पर हैं तो चुनावी चर्चा भी जरूरी है। उज्जवल जी, अगर बात की जाए हरिद्वार की, क्या चुनावी मुद्दा है? देखिए, हरिद्वार एक बहुत व्यापक लोकसभा क्षेत्र है। 20 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या, इस 20 लाख से ज़्यादा का वोटर यहाँ पर है। और यहाँ जो तीर्थ की मर्यादा के अनुरूप जो व्यक्ति काम करें, तीर्थ को ध्यान में रखते हुए काम करें, तीर्थयात्रियों की सुविधार्थ जो लोग काम करें, पहली तो प्रमुखता उस पर है। चूँकि पिछले दिनों कुछ ऐसा देखा कि कुछ सरकारों ने गंगा को लेकर जिस प्रकार की चीज़ें की गई कि इसको एक स्कैप चैनल घोषित करने का प्रयास किया, ये सीधा सीधा एक बड़ा कुठाराघात आस्थावानों के ऊपर। इसके अलावा किसान का बहुल्य बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ का गन्ना पूरे देश के अंदर सबसे मशहूर गन्ना है। उस किसानों की जो उन्नति है, किसानों को मिलने वाला जो उनका सबसे ज़्यादा किसानों की दिक्कत ये होती है कि जो गन्ना उनका जाता है, मिल वाले उनके पैसे रोक लेते हैं। ये सारी विषय कम से कम सही प्रकार से सुनियोजित होने चाहिए। जो उनकी बीज की पूर्ति है उसमें अब मैं कहता हूं कि वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं तक बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन उसको अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन विषयों पर ध्यान दें। दूसरा, यहाँ पर कुंभ, अर्धकुंभ और साल भर लगने वाले लक्की मेले, उसको लेकर जो भीड़ का प्रेशर रहता है, जैसे वर्तमान में रोड कनेक्टिविटी बहुत सुंदर हुई है, उस रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से कि सड़कें, अब जो 6 घंटे का सफ़र दिल्ली से हरिद्वार लगता था वो 3 घंटे लग गया, तो वो बड़ा प्रेशर रहता है। पुलों का निर्माण है। इसके अलावा गंगा की स्वच्छता और सुंदरता के लिए जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने या एसटीपी प्लांट की क्षमता बढ़ाई है, घाटों का सौंदर्यकरण किया है,
इन विषयों को और व्यापक करने की, अभी बढ़ाने की विषयों पर बात होगी। बात की जाए हरिद्वार की लोकसभा की, तो यहाँ से 2 मुख्यमंत्री पहले हो चुके हैं, 1 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। ऐसा लगता है कि बड़ा बदलाव आया है आपके इस लोकसभा में? बदलाव तो इस लोकसभा में कुछ नहीं आया है, केवल उनकी पार्टी का निर्णय है। पहले जो मुख्यमंत्री थे निशंक जी, वो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लेकिन इस हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, पूरे उत्तराखंड में है, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। आम गरीब नागरिक महंगाई से त्रस्त है। तेल 120 रुपये लीटर, चीनी 48-50 रुपये लीटर। जो आम चीज़ें गरीब आदमियों को होनी चाहिए इस हिंदुस्तान में, उससे त्रस्त है। अब आप ये देखिए, किसी भी सरकार ने या किसी भी अन्य सरकार ने, कोई सी सरकार हो, गाड़ी के लिए लोन देंगे, ट्रक के लिए लोन देंगे, लेकिन कोई भी सरकार और कोई भी फाइनेंसर खाना किसी गरीब के पास नहीं है, उसके लिए लोन नहीं देता कि भाई तू राशन ले ले, तू चीनी ले ले, तू आटा ले ले। और गरीब यहाँ होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। मजदूर परेशान है। 80 करोड़ परिवारों को राशन तो मिल रहा है, लेकिन 80 करोड़ परिवारों को राशन मिल रहा है। आप तो पत्रकार हैं, बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं। जिन 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, आप जानते हैं उसमें करोड़पति लोग हैं। बीपीएल वालों को नहीं मिल रहा है, और आपका पीले कार्ड वालों को नहीं मिल रहा है, और पिंक कार्ड वालों को नहीं मिल रहा है। करोड़पति हैं। अगर उसमें आप जांच कराएंगे तो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है वो राशन। जिसको मिलना चाहिए उसको राशन नहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार है। विनय जी, युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है हरिद्वार में? देखिए, हरिद्वार में युवाओं का मुद्दा शिक्षा और रोजगार हमेशा से रहा है, और मैं समझता हूं कि इसको लेकर के व्यापक स्तर पर काम होने चाहिए। यद्यपि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी उन चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम युवा प्रतिबद्ध है। लेकिन सरकारों को भी इस दिशा में प्रतिबद्धता दिखाने की आवश्यकता है कि हम युवाओं के बेहतरीन भविष्य को लेकर के क्या कर सकते हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जिसकी भी सरकार आती है, एक पहाड़ से बात जरूर कही जाती है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि उत्तराखंड में इसको लेकर तमाम समय पर सवाल उठते आए हैं? देखिए, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, इसका ठहराव पहाड़ों में होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को नेतृत्व मिला और पूरे विश्व का नज़रिया, भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और तमाम जन लोगों का नज़रिया भी बदला है कि ये युवा नेतृत्व मिला है तो युवाओं के लिए बेहतर विकास के कीर्तिमान स्थापित होंगे। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को लेकर के नए नए संसाधन क्रिएट होंगे, जॉब को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के व्यापक स्तर पर काम होगा। तो मैं समझता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने इस दिशा में प्रतिबद्धता दिखाई है। और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, यहाँ के उत्तराखंड के जो नौजवान हैं वो उत्तराखंड के विकास के, चौमुखी विकास की दिशा में लगेगा, ऐसा हमको भी विश्वास है। और इस दिशा में उनको और भी ज़्यादा पहल करने की आवश्यकता है। सर, आपने अभी कहा था महंगाई बढ़ गई है, भाई साहब कह रहे हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की जो पानी है पहाड़ के काम आ सकता है। जिस तरीके से नेतृत्व, आपको उम्मीद है इस नेतृत्व से? कैसे काम आएगा? हमारा यहाँ पर सिडकुल है उत्तराखंड में, 70% उत्तराखंड के युवा उसमें काम करने चाहिए। उसमें तो 10% भी काम नहीं करते उत्तराखंड के युवक। तो कहाँ से बेरोजगारी कम हो जाएगी? आप चेकिंग कर सकते हैं, आरटीआई में आग मांग सकते हैं। हरिद्वार के कम से कम इतने युवा परेशान है बेरोजगारी की, तो ये हालत है कि रिक्शा चला रहे हैं लोग, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं लोग, फड़ी लगा रहे हैं। अगर वो फड़ी लगाएंगे, अगर वो ठेली लगाएंगे तो पुलिस वाले उनको मारेंगे, रिक्शा चलाएंगे तो पुलिस वाले उनको मारेंगे। 70% पास है, 70% का जियो पास है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि 10% भी उत्तराखंड के युवा जो है सिडकुल में कार्य नहीं करते हैं। कितना सहमत है आप इनकी बात से, और क्या ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? देखिए, केवल और केवल इस प्रकार की बातें करके धरातल पर नहीं जांचना। सिडकुल एक रोजगार देने का इतना बड़ा संसाधन इस राज्य के लिए बना है। विशेष तौर पर हरिद्वार की एक जीवन रेखा सिडकुल आज बन गया है। वहाँ पर पूरे उत्तराखंड से जिस प्रकार से, चाहे वो उधम सिंह नगर का हो, चाहे वो यहाँ का हो, पूरी प्रकार से सिडकुल के अंदर पहाड़ के लोग ही काम कर रहे हैं। चंद लोग वो अन्य क्षेत्रों से भी, ऐसा नहीं है। हम क्षेत्रवाद की राजनीति
जातिवाद की राजनीति, इसमें ना पड़कर समूल विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर प्रकार का व्यक्ति, हर प्रकार के जो क्षमतावान है, जिसकी कार्य योजना अच्छी है, जिसको अच्छे कार्य करने आते हैं, जो उस संसाधनों में सही प्रकार का संयंत्र में स्थापित होकर सही प्रकार के सिस्टम को संचालित कर सकता है, तो कहीं का भी व्यक्ति हो। लेकिन चूंकि स्थानीय, यही मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यशस्वी पुष्कर सिंह धामी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे ध्यान है, एक बहुत बड़ा आंदोलन 70% रोजगार को, युवा स्थानीय रोजगार को लेकर किया था और उसको आज वो संचालित धरातल पर हो रहे हैं। एक और विषय, जो उत्तराखंड का युवा पलायन के माध्यम से, भैया पूछ रहे थे पलायन के माध्यम से, अब आज सोलर पैनल के माध्यम से यहाँ उनको रोजगार दिया जा रहा है। अपनी बीज, जो हमारा उत्तराखंड का बीज है, वो आज एक ब्रांडिंग होकर बिक रहा है। इसके अलावा यहाँ का अदरक, यहाँ की ब्रोकली और यहाँ का जो सेब, जो हमेशा हिमाचल के नाम से बिकता था, अब वो उत्तराखंड के नाम से बिक रहा है। तो यहाँ की खेती को भी एक ब्रांडिंग के रूप में पेश किया गया है। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, इस हरिद्वार के अंदर हम खड़े हैं, सावन का सबसे मेला जिस 15 दिन में चंद लाख लोग आया करते थे, और अब 15 दिन में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। ना कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, ना कोई गरीबी का मुद्दा है। आस्था को लेकर जिस प्रकार से सरकारें प्रगाढ़ता के साथ काम कर रही हैं, आज आस्था बहुत प्रलवित, पोषित और सुरक्षित हुई है। सरकार है 2014 से ही, तब से ही एक व्यापार में उन्नति तो हुई है और कोई भी इशू नहीं है। व्यापार आज अपने चरम उस पर है और बहुत आशा भी है। युवाओं को भी बहुत आशा है। मैं जैसे एक युवा हूँ, युवाओं को भी काफ़ी आशा है मोदी सरकार से। और आप अभी देख सकते हैं कि कितना, बिल्कुल आशा की बात हो गई, लेकिन लगातार विपक्ष का कहना है कि व्यापारी नाखुश हैं जीएसटी में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है व्यापारी वर्ग पर? क्या चुनाव में जीएसटी एक मुद्दा रहेगा? नहीं, जीएसटी कोई मुद्दा की बात नहीं है। देखिए, देश जिस तरह से उन्नति कर रहा है उसके लिए देखिए धन की जरूरत तो होती है और सब लोग, व्यापारी वर्ग को खुशी सब कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई इशू नहीं है इस पर। देश उन्नति कर रहा है मोदी सरकार में। आपका गुड नेम? मोहित जोशी मेरा नाम है। मोहित जी, क्या मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव के लेकर? देखिए, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य। देखिए, इन तमाम स्थितियों में जो यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना थी कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। देखिए, युवाओं की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, इस बार देखेंगे आपने जी, निश्चित तौर पर आप देखेंगे हर तरीके से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, तमाम चीज़ों को लेकर के, ये इसी मुद्दों पर लेकर के प्रत्येक मतदाता अपना मत डालेगा। और आप देखेंगे इस बार लोकसभा में एक ऐतिहासिक जीत होगी और 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इस आपका क्या मुद्दा है? आपका क्या मुद्दा है? देखिए, मेरा मुद्दा है, मैं युवा हूं, तो युवा होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं में युवाओं की बात रखी है। चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे वो समग्र ग्रामीण विकास योजना हो, चाहे युवाओं को लेकर के स्टार्टअप इंडिया के तहत सब्सिडी देकर के उनको रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों पर लेके। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हरिद्वार की गंगा आरती का नज़ारा भी दिखा रहा हूँ। इस हरिद्वार में एक दौर हुआ करता कि लोग जब यहाँ पे आते थे बहुत कंजस्टेड इलाके में, अब देखिए बहुत जल्द हरिद्वार इस भीड़ से निजात पाने के लिए भी, उस पोर्ट टैक्सी को लेकर के भी आप देखिए कितने करोड़ों सैलानी इस कुंभ नगरी में आते हैं और बहुत सीमित व्यवस्था में। बहुत आप देखिए, ये आप नज़दीकी में दिखाता हूँ नेशनल हाईवे NH58, तो हर तौर तरीके से आप यात्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। कोई भी आप देखेंगे 80% यहाँ का यात्री आपको बताएगा कि वो नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। कितना बदलाव हुआ है। बात की जाए तमाम मुद्दों पर, इसके अलावा आपको लगता है कि हरिद्वार का कोई स्थानीय मुद्दा जो चुनाव को पर असर डालेगा? नहीं, निश्चित तौर पर यहाँ का जो मुख्य स्थानीय मुद्दा एक बहुत रहा है कि यहाँ पर एक तो लाइब्रेरी की व्यवस्था को लेकर के कोई समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरा है जो यहाँ पर जो शेड्यूल इंडस्ट्री है यहाँ के स्थानीय लोगों की, उसमें एक भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे शेड्यूल जो रोजगार का हब है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं समझता हूँ कि रोजगार के लिए उसमें युवाओं को अगर एक निश्चित भूमिका के साथ सुनिश्चित किया जाता है तो ये कहने की जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा असर डालेगा, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है अपने रोजगार को लेकर के। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की हमने और कहा जा सकता है कि
अभी यहाँ पर तरह तरह के मुद्दे हैं, स्थानीय स्तर के भी मुद्दे और राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हावी रहेंगे। हर की पौड़ी के बाद अब हम गोविंद घाट आ चुके हैं और गोविंद घाट पर भी पब्लिक हमारे साथ है, उनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव में सर क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार आपके लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे खास तौर से जो बेरोजगारी है और सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसके अलावा बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे होने वाले हैं। आने वाले समय में जो जिस प्रकार से जीएसटी के नोटिस लोगों को भेजे जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से उनके ऊपर पेनल्टी ठोकी जा रही है, आम जनता परेशान है, परेशान होकर के जो व्यापारी वर्ग भी है। सर आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, ये जो इलेक्शन है इसमें कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, सिवाय इस बात के कहने के कि बेरोजगारी, इसके अलावा इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने जो परचम लहराया है वर्ल्ड वाइज दुनिया में, आज दुनिया सैल्यूट कर रही है और मोदी को हर आदमी मन से चाह रहा है। आज हर देश की निगाह मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी हमें बचाएंगे। मोदी जी, आप रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, सभी कंट्री, आप ये देखो अबू धाबी, यूएई, सब कंट्री वाले मोदी जी को अपने तो आप ये मान रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें चल रही हैं उनका असर घरेलू राजनीति पर पड़ेगा, लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? वो भी आएगा। बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी को ये लगता है कि वर्ल्ड में हमारा भारत का नाम है, परचम लहरा दिया है। पूरी दुनिया जो हम इंपोर्ट करते थे आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, जो रिश्वत, जो इधर उधर पैसा हो जाता था, अब डायरेक्ट खातों में जा रहा है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? हरिद्वार का स्थानीय मुद्दा, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री यहाँ से रह चुके हैं, तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से उम्मीदवार हैं। हरिद्वार के विकास के लिए बहुत योजनाएं हैं। यहाँ से रुड़की वाली जो पुल जटवाड़े से लेकर रुड़की तक जो नहर है वो उसको रिजॉर्ट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। एक मेट्रो रेल शुरू करी जा सकती है रुड़की से देहरादून तक। तो हरिद्वार के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उनको आध्यात्मिक राजधानी बनाने का एक बहुत बड़ा मिशन है। बिल्कुल, आध्यात्मिक राजधानी बन भी रही है। सर आपके लिए क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में मुद्दा? मोदी जी के द्वारा किए गए विकास कार्य और जो देश और दुनिया में जो शर्म की स्थिति थी, जो ऐसे मुद्दे थे जो स्वतंत्र होने के बाद ही देश को मिल जाने चाहिए थे, वो मोदी जी ने किए हैं। वो सब मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं। कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं? जैसे हर घर शौचालय, हर व्यक्ति को आवास, प्रत्येक व्यक्ति को सीधा सरकारी योजना का लाभ। जहां एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जो मैं पैसा भेजता हूं उसका 1 रुपया, 100 रुपये अगर मैं यहां से भेजता हूं तो 1 रुपया मिलता है। आज मोदी जी ने उसको कहा अगर मैं 100 रुपये भेजता हूं तो वहां 100 के 100 ही मिलते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, मोदी जी में लोगों का विश्वास बढ़ा है। सर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में जो सिडकुल है, जो 70% का वहाँ पे 1% रखी गई थी, वो 70% का कोटा पूरा नहीं हो रहा है। मैं सिडकुल एसोसिएशन का चीफ पैटर्न हूँ। ये जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें 3 लाख करोड़ के MOU हुए और उसके लिए हमें कई ज़मीनें चिन्हित करी गई हैं। आज फार्मा, हमारा इंडिया का 22% फार्मा और कॉस्मेटिक का सप्लाई हरिद्वार उत्तराखंड से है। यहाँ पे स्किल्ड ना मिलने की वजह से बाहर से कुछ बुलाने पड़ते हैं। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का, SMAU का, MSME का बहुत सारी योजनाएं शुरू करी गई हैं ताकि स्किल लोग यहाँ पे मिलें। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री वाले बाहर से, बहुत इंडस्ट्री, अभी कई इंडस्ट्री के नए प्रोजेक्ट शुरू करे गए हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो पूरा टूरिज्म सेक्टर पर इसकी इकॉनमी जो है बड़े स्तर पर निर्भर करती है। आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन आया है या अभी कुछ परिवर्तन इसमें बाकी, और किस तरीके से ये परिवर्तन होना चाहिए? निश्चित रूप से लोगों का ध्यान उत्तराखंड की तरफ बेहद जो है कोविड के बाद से बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम ना होने की वजह से जो नया इन्वेस्टमेंट आता है, नए होटलियर आते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है उनके, चाहे वो विकास प्राधिकरण के संबंध में हो, चाहे लाइसेंस के संबंध में हो, तरह तरह की जो दिक्कतें हैं। हमने बार बार माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि इस दिक्कतों को अगर दूर किया जाए तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश बनेगा जो एक निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर एक बड़ा इकोनॉमी का हब बनने जा रहा है। सर आपके लिए क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में मुद्दा?
हाँ, मुझे लगता है कि इसमें हरिद्वार को एक संपूर्ण उसमें देखा जाना चाहिए। जैसे विगत 4 जो चुनाव हुए जब से उत्तराखंड बना हुआ है, तो इसमें 2 बार भाजपा, 1 बार कांग्रेस और 1 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। हरिद्वार के जो मुद्दे होते हैं, हम एक लेते हैं हरिद्वार तीर्थ नगरी है, जिसमें गंगा, गौ, धर्म और संतों के मुद्दे आते हैं। दूसरा आता है खादर और नीचे खेती का, जैसे खानपुर, लंडौरा, नारसन, भगवानपुर, यहाँ के मुद्दे खेती से जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप देखो कि मानसून में बहुत बरसात आती है तो वहाँ के जो खेतों पे हैं वन्य जीवों का आतंक है, ये छोटे मुद्दे हैं लेकिन ये काफ़ी फ़र्क डालते हैं। तीसरा मुद्दा है जो हरिद्वार जो लोकसभा है, इसमें 3 विधानसभाएं देहरादून जिले की आती हैं, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश। तो फिर हमें उन तीनों विधानसभाओं के भी मुद्दे देखने पड़ते हैं। फिर भी फिलहाल ये कि गंगा प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा रहा है, गंगा की स्वच्छता अभियान जिसमें नमामि गंगे से लेके कई प्रोजेक्ट सरकार ने भी चलाए, लेकिन धरातल पे उतना दिखाई नहीं देता है। इससे संत समाज में भी पहले और अब में गंगा में कितना परिवर्तन आया है? हाँ, काफ़ी फ़र्क आया। अगर आप देखेंगे विगत कुंभ, अर्ध कुंभ में तो आपको कई किलोमीटर, आधिकारिक तौर पर 72 घाट हैं हरिद्वार में, तो आप लगा सकते हैं कि 72 घाट जो कई किलोमीटर लंबे हैं, तो उनके उस पर देखिए एसटीपी की भी बात आती है, लेकिन वहीं गंगा संरक्षण समिति के जो सदस्य हैं, जब उनकी मीटिंग होती है हम देखते हैं तो उस हिसाब से गंगा की सफाई और टैपिंग उतनी नहीं हो पा रही है। कि हरिद्वार के संदर्भ में बातचीत है, तो हरिद्वार में फ्लड का, लक्सर के क्षेत्र में इतना बड़ा फ्लड आया है, तो एक समस्या है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो बाढ़ पीड़ित हैं यहाँ पर लोग, और रोज़गार की भी यहाँ पर समस्या है। कोई यहाँ पर अभी तक ऐसा पूरे जनपद के अंदर कोई ऐसा रोज़गार के सिडकुल है, लेकिन वहाँ पर भी रोज़गार की कोई ऐसी परमानेंट व्यवस्था नहीं है। सामान्यतः वहाँ पर जो आपको पता है कि दिहाड़ी वाले मजदूर वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर एक रोज़गार की समस्या है। शहर के अंदर जल भराव की समस्या है, और जैसे हरिद्वार धार्मिक क्षेत्र है तो इसका समुचित विकास होना चाहिए। आपके लिए जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे, ये प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मेरे लिए तो रहने वाला है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप भी लोकतंत्र के एक प्रहरी हैं और मीडिया भी एक प्रहरी है, तो वो अपने स्तर से आप लोग भी इस तरह जिम्मेदारी से इसलिए आपके बीच आए हैं, चुनाव से पहले जनता के बीच आए हैं इसी मुद्दे को लेकर। तो मेरा यही कहना है कि वास्तव में रहने ही चाहिए, और इन्हीं को ही हमको आगे सबको प्रमोट करना चाहिए, इसको ही उठाना चाहिए और ये काम राजनीतिक दल नहीं करेंगे। इसे जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारे वर्ग है, जो गांव में है, उसको एकजुट होकर इस तरह के सवाल को उठाना पड़ेगा, ताकि राजनीतिक दल मजबूर हों कि वो स्थानीय मुद्दे, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन पर काम करने के लिए विवश हों। और ये तभी होगा जब मतदाता जागरूक होगा और उसके अंदर चेतना आएगी। उसकी इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जब मतदाता जागरूक होगा, उसके अंदर चेतना आएगी, राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी गौर करेगा, और तब वो अपना चुनाव करेगा। जिस भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को चुनता है, जनता है, सब जानती है। राजनीतिक दल जरूर अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादों का ग्राउंड पर कितना असर है, इसका आंकलन जनता खुद कर लेती है और उसी आधार पर अपने नेता को चुनती है। क्या बोले भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।